हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस की जो आपकी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के अनुसार फर्स्ट बुक है, उसका पहला चैप्टर का पहला पार्ट हम कर चुके हैं। अब ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम राजनीतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले पार्ट में हमने जाना कि राजनीति किसे कहते हैं, व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, और उसमें हमने ये पढ़ा कि किसी भी सामान्य हित के मुद्दे पर जब कुछ जनसमूह या कुछ व्यक्ति निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम राजनीति कहते हैं। और राजनीति जो है वो केवल राजनीतिज्ञों का ही कार्य नहीं है, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति भी इसमें दिन प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या में राजनीति में भाग लेता है। इसके बाद जो आज का टॉपिक है हमारा वो है राजनीतिक सिद्धांत। सिद्धांत क्यों ज़रूरी होते हैं और किसे हम राजनीतिक सिद्धांत कह सकते हैं, तो चलिए इसे करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत वो सामान्य नियम होता है, यहाँ पर सामान्य वर्ड यूज़ किया गया है, जनरल, मतलब एक ऐसा नियम जो हर देश में या हर परिस्थिति में हर जगह पर लागू होता है, उसे सामान्य नियम कहते हैं। राजनीतिक सिद्धांत वो सामान्य नियम होता है जो किसी भी राजनीतिक समस्या का कारण और उसका समाधान प्रस्तुत करता है। मतलब एक ऐसा नियम जो जनरलाइज फॉर्म में है, सामान्य नियम है, और किसी भी समस्या का, राजनीतिक समस्या का कारण बताता है कि वो समस्या क्यों पैदा हुई है और उसका सॉल्यूशन भी प्रस्तुत करता है। तो हम ऐसे नियम को, ऐसे सामान्य नियम को राजनीतिक सिद्धांत कह सकते हैं। और इसके साथ ही राजनीतिक सिद्धांत जब बनने लग जाते हैं तो ये एक ऐसी परिस्थिति होती है कि शासक को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जब कहीं पर कमी होती है तभी राजनीतिक सिद्धांतों का जन्म होता है। यानी कि जिस राजनीतिक व्यवस्था में कुछ कमियां होती हैं तो उस राजनीतिक व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक शास्त्री किसी न किसी सिद्धांत को जन्म देते हैं, उसको पैदा करते हैं। यानी कि इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में कमियां होने पर शासक को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि उस समय राजनीतिक सिद्धांत बनने शुरू हो जाते हैं। और अगर उसको समय रहते वो शासक दूर कर लेता है, चाहे वो लोकतांत्रिक शासक है या अलोकतांत्रिक शासक है, तो उस व्यवस्था को टूटने से रोका जा सकता है। अगर हम इसके उदाहरणों की बात करें तो यूनानी राजनीतिक सिद्धांत जो है, जो उस समय में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के मुख्य रूप से कार्यकाल में बनाए गए, तो प्लेटो ने उस समय दार्शनिक राजा का सिद्धांत दिया, दार्शनिक शासक का सिद्धांत दिया। और अगर हम देखें तो प्लेटो के समय में, क्योंकि युद्धजन्य व्यवस्थाएं थी, मतलब कुछ जो नगर थे दूसरे नगरों पर आक्रमण करते रहते थे, और ऐसी ऐसी अव्यवस्था की स्थिति में किसी भी सिद्धांत का जन्म होना एक संयोग कहा जाएगा कि वाकई में ही, क्योंकि युद्धरत व्यवस्थाएं थी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कहीं पर भी कुछ असामान्य और कमियां कुछ जन्म लेती हैं तो वहाँ पर सिद्धांत का जन्म होता है। तो प्लेटो ने उस युद्धरत व्यवस्था को दूर करने के लिए एक सिद्धांत दिया कि एक दार्शनिक शासक उसको दूर कर सकता है, ऐसी अव्यवस्था को व्यवस्था में बदल सकता है। और दूसरे विश्व युद्ध के समय में भी अगर हम देखें तो कई प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत अस्तित्व में आए,
अगर हम देख सकते हैं कि साम्यवादी, पूंजीवादी, फासीवादी, नाजीवादी, ये सभी जो विचारधाराएं रही हैं, इनके पीछे भी राजनीतिक सिद्धांत ही कार्य कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो है इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत का पहले हम अर्थ जानेंगे। राजनीतिक सिद्धांत को अंग्रेजी में पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं, और जो थ्योरी वर्ड है उसकी उत्पत्ति जो है यूनानी भाषा के यानी कि ग्रीक भाषा के थ्योरिया से हुई है। और थ्योरिया का अर्थ होता है एक ऐसी मानसिक दृष्टि, मतलब एक ऐसा दृष्टिकोण या दृष्टि जो किसी वस्तु या घटना के अस्तित्व या कारणों को प्रकट करती है। मतलब अगर कोई भी घटना होती है, कोई भी राजनीतिक या सामाजिक घटना होती है, या कोई भी किसी प्रकार की घटना होती है, उसका जो कारण होता है कि किन कारणों से वो घटना हुई है, तो वो कारणों को प्रकट करने वाली एक ऐसी मानसिक दृष्टि या एक ऐसा दृष्टिकोण थ्योरिया कहलाता है, या कह सकते हैं हम कि उसको हम सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। तो आगे देखते हैं। सिद्धांत जो होते हैं, जब किसी घटना के पीछे के कारण को प्रकट करते हैं, उन कारणों के साथ ही उसका हल भी बताते हैं। मतलब जब अगर कोई भी सिद्धांत किसी घटना का कारण बताता है, तो उन्हीं कारणों में उसका हल भी छुपा होता है। तो ये ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी भी घटना के कारण और उसका समाधान बताता है। तो अलग अलग जो सिद्धांत शास्त्री हैं या जो राजनीतिक विचारक हैं, उन्होंने इसकी परिभाषा दी है। तो कॉरल पॉपर जो हैं वो कहते हैं सिद्धांत क्या है। हम सबसे पहले सिद्धांत की डेफिनेशन देखते हैं कि कॉरल पॉपर कहते हैं कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिससे विषयों को पकड़ा जा सकता है। मतलब ये सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन इसमें अर्थ जो है इसका काफ़ी गूढ़ है। कि कॉरल पॉपर कहते हैं कि सिद्धांत एक प्रकार का जाल है, मतलब एक ऐसा माध्यम है जिसको लेके आप विश्व की विभिन्न घटनाओं को समझ सकते हो कि कोई राजनीतिक घटना या कोई सामाजिक घटना क्यों होती है। तो एक ऐसा माध्यम है सिद्धांत। तो एंड्रयू हैकर क्या कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत एक तरफ तो बिना किसी पक्षपात के अच्छे राज्य व समाज की तलाश है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक व सामाजिक वास्तविकताओं की पक्षपात रहित जानकारी का मिश्रण है। एंड्रयू हैकर, ये डेफिनेशन बेशक बड़ी है लेकिन ये काफ़ी आसान है अगर आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। एंड्रयू हैकर जो हैं वो पक्षपात रहित होने पर जोर देते हैं। मतलब कोई भी सिद्धांत जो अगर बिना बायसनेस के बनाया जाए तो वो ही सही मायनों में सिद्धांत होता है। तो हैकर कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है कि एक अच्छे राज्य व समाज की तलाश है। मतलब एक ऐसा राज्य व समाज है जिसमें किसी भी प्रकार की बुरी घटनाएं न हों, जैसे युद्धरत व्यवस्था है या कोई अराजकता है। इस प्रकार की घटनाओं को अगर नहीं करना है या इस प्रकार की घटनाओं का समाधान तलाशना है तो उसे हम राजनीतिक सिद्धांत कहेंगे। तो एक तरफ तो ये एक अच्छे राज्य व समाज की तलाश है, और दूसरी तरफ राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताओं, मतलब जो वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था कैसी है या वर्तमान में हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं जो हैं कैसी हैं, उन वास्तविक व्यवस्थाओं को हम कैसे समझ सकते हैं, उनकी वास्तविकता क्या है, तो उसकी भी पक्षपात रहित जो जानकारी ये पेश करता है। मतलब इसमें दो चीज़ हो गई, एक तो पक्षपात रहित अच्छे राज्य व समाज की तलाश, और दूसरा राजनीतिक और सामाजिक वर्तमान जो व्यवस्थाएं हैं उनकी क्या वास्तविकता है, क्या सच्चाई है, उसकी भी पक्षपात रहित जानकारी ये राजनीतिक सिद्धांत देता है। एंड्रयू हैकर ऐसा कहते हैं। तो किसी भी जब भी आप कोई कंसेप्ट करें तो उसमें कम से कम 2 या 3 डेफिनेशन ज़रूर करें। अब आगे दूसरे राजनीतिक विचारकों की डेफिनेशन देखते हैं इसमें।
तो गुल्ड व कोल्ब के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं। अब अलग अलग विचारक हैं, अलग अलग चीज़ों को इसमें शामिल किया है। वो कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या शामिल है। नंबर 1 तो है राजनीतिक दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र का मतलब है एक ऐसा अध्ययन जो सैद्धांतिक आधार पर ज़्यादा हो और व्यवहारिक आधार पर थोड़ा कम हो, उसे हम दर्शन मान लेते हैं। वैसे तो दर्शन फिलोसफी को कहते हैं और सत्य की खोज को दर्शन कहा जाता है। तो राजनीतिक दर्शन शास्त्र में क्या आता है? राजनीतिक विचारों के इतिहास का अध्ययन और उसका नैतिक मूल्यांकन, मतलब नैतिकता की जितनी भी सिद्धांत हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। दूसरा है वैज्ञानिक पद्धति यानी कि साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या कहता है कि किसी भी घटना के पीछे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये जितने भी का से जितने भी शब्द हैं, इनका जो उत्तर देता है वो साइंटिफिक मेथड कहलाता है। और इसमें एक रिसर्च जो है उस पर जोर दिया जाता है साइंटिफिक मेथड में, कि किस तरह से आप एक सिस्टमेटिक ढंग से एक शुरू से आखिर तक एक सिस्टम से बनाकर किसी घटना के कारणों को स्पष्ट करते हैं। तीसरा है राजनीतिक विचारों का विश्लेषण। कई प्रकार के राजनीतिक विचार आ जाते हैं इसमें। और चौथा है राजनीतिक व्यवहार के सामान्य नियमों की खोज। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिद्धांत क्या होता है? सामान्य नियम होता है। सामान्य नियम जिसको हर एक काल में, हर एक परिस्थिति में लागू किया जा सके, ऐसा नियम। मतलब ये नहीं है कि वो एक जगह पर लागू होगा और दूसरी जगह पर लागू नहीं होगा। तो सिद्धांत क्या होता है? एक सामान्य नियम होता है और वो प्रमाणित सामान्य नियम होता है, मतलब जिसको हम प्रूव कर चुके होते हैं। तो इस प्रकार से गुल्ड व कोल्ब जो है इसमें 4 चीज़ों को रखते हैं राजनीतिक सिद्धांत में। अब अगर उपरोक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकालें तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत जो होता है दार्शनिक एवं व्यवहारिक ढंग से, मतलब दार्शनिक जो सैद्धांतिक है और व्यवहारिक जो व्यवहारिक है ढंग से राज्य का अध्ययन है। यानी कि राज्य और राज्य से संबंधित जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन जब हम दार्शनिक और व्यवहारिक ढंग से करते हैं उसे राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं। और इस अध्ययन में 3 मुख्य बातें होती हैं जिनको ध्यान में रख के चला जाता है: अवलोकन, व्याख्या और मूल्यांकन। ये 3 चीज़ें हैं जो हर एक राजनीतिक सिद्धांत में ज़्यादातर शामिल रहती हैं और इनके आधार पर ही कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं और कुछ सामान्य सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। तो देखते हैं, सबसे पहला है अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन केवल देखने मात्र को ही नहीं कहेंगे, किसी भी राजनीतिक समस्या को ध्यानपूर्वक देखने को हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे। और जो जितने भी सिद्धांत शास्त्री होते हैं जैसे कि प्लेटो है या हॉब्स रहा है, रूसो रहा है, इन्होंने अपने टाइम की जो समस्याएं थी उनका ध्यान से देखकर अवलोकन किया और उसके कारणों को जानने का प्रयास किया कि कोई भी राजनीतिक या सामाजिक समस्या क्यों होती है। प्लेटो का अगर हम उदाहरण लें तो एथेंस और स्पार्टा में उस समय 2 जगहों के नाम है ये, एथेंस और स्पार्टा। इन दोनों में युद्ध होते रहते थे और उन युद्धों को देखकर उसका हल करने का जो विचार था वो प्लेटो के मस्तिष्क में क्रोधा और प्लेटो ने कहा कि दार्शनिक राजा का सिद्धांत अगर एक बनता है, या तो राजा दार्शनिक हो जाए या दार्शनिकों को राजा बना दिया जाए। तो प्लेटो ने कहा कि इस प्रकार का अगर कोई सिद्धांत लागू कर दिया जाए तो ही इस प्रकार के युद्धों को रोका जा सकता है। यानी कि समस्या क्या थी? युद्ध की समस्या थी और प्लेटो ने उसका समाधान किस सिद्धांत में दिया? दार्शनिक राजा के सिद्धांत में दिया। दूसरा, हॉब्स के समय में अगर हम देखें, हॉब्स ने भी अराजकता को देखा था। अराजकता मतलब जहाँ पर कोई कानून का राज न हो और सब अस्त व्यस्त हो राजनीतिक व्यवस्था में, उसको अराजकता कहते हैं। तो हॉब्स कहते हैं कि अराजकता को दूर करने के लिए एक ऐसा निरंकुश राजा होना चाहिए जिसको उसने लेवियाथन का नाम भी दिया, क्योंकि आपकी क्लास छोटी है तो आपके लेवल के हिसाब से हम इसको निरंकुश राजा ही कह देते हैं। तो उसने एक ऐसे राजा का कंसेप्ट दिया, एक ऐसे राजा का निरंकुश राजतंत्र का सिद्धांत देकर कहा कि उसके हाथ में सब जो पावर हैं, जितनी भी शक्तियाँ हैं उसके हाथ में दे दी जाएं और
वो राजा ही इस अराजकता को दूर करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किसी भी राजनीतिक समस्या का गहराई से जब हम अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो उसके कारण भी हमें मिल जाते हैं और उसका समाधान भी हम एक सिद्धांत के रूप में पेश कर सकते हैं। तो सिद्धांत का जो पहला किसी भी सिद्धांत का चरण है वो है अवलोकन या ऑब्जर्वेशन, या किसी समस्या को गहराई से देखना। दूसरा जो है व्याख्या का चरण आता है कि जब हम किसी समस्या को गहराई से देख लेते हैं तब उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, और एक्सप्लेन करने में क्या होता है, कार्य व कारण के संबंधों को खोजा जाता है। मतलब किसी घटना का क्या वो घटना है और उसका क्या कारण है, उन कारण और घटना को जब हम मैच करते हैं तो हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं, और इस सभी प्रोसेस को, इस सारी प्रोसेस को हम व्याख्या कह सकते हैं। और यहाँ पर जो परिणाम निकाले जाते हैं उनको सामान्य नियमों में बदल दिया जाता है, और सामान्य नियम ही तो सिद्धांत कहते हैं, सामान्य नियम को ही सिद्धांत कहा जाता है। और यहाँ पर निष्पक्षता बरती जानी चाहिए। इस जितनी भी हम एक्सप्लेनेशन जब करते हैं या कोई भी सिद्धांत निर्माण जब करते हैं उसको निष्पक्षता के साथ करना चाहिए। अगर हम किसी का, एक व्यक्ति का या एक घटना का या अपनी रुचि विशेष का पक्ष लेके कोई सिद्धांत निर्माण करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें सिद्धांत में निष्पक्षता नहीं आती और उसको एक सामान्य सिद्धांत नहीं कहा जाता। तो तीसरा पार्ट जो है इसका वो है मूल्यांकन, वैल्यू जजमेंट इसको कहते हैं। मूल्यांकन में हम देखते हैं कि कोई जो है सिद्धांत वो किस आधार पर, किस मूल्यों पर या किन मूल्यों के आधार पर हम उसको जज कर रहे हैं। अब राजनीतिक सिद्धांत जो होता है उसमें तथ्यों के साथ साथ, यानी कि डाटा के साथ साथ मूल्यों, वैल्यूज़ का भी उतना ही महत्व है। लेकिन यहाँ पर ये पहले ही स्पष्ट कर दिया जाता है कि ये वैल्यूज़ जो होते हैं ये व्यक्तिगत मूल्य नहीं होने चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप सामाजिक मूल्य इसमें डाल सकते हैं, या इसमें ऐसे मूल्य होने चाहिए जो वैज्ञानिक अध्ययन में कोई बाधा न बन सके या कोई बायसनेस न पैदा करें। तो इस प्रकार से हम जब किसी भी घटना का मूल्यांकन करते हैं तो उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार से जो है उसमें व्यक्तिगत मूल्य न हो तो ही अच्छा, क्योंकि ऐसा करने से हम उस सिद्धांत को वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण पर जांच सकते हैं। अब यहाँ पर तीनों मैंने राजनीतिक सिद्धांत के आपको पार्ट बता दिए हैं कि किसके क्या चरण हो सकते हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विज्ञान में क्या अंतर है। ये कई बार एक छोटा सा क्वेश्चन या छोटा सा प्रश्न पेपर में पूछ लिया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक विज्ञान की ही उपशाखा है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस की ही एक छोटी शाखा है। और राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं कि राज्य और राज्य की जितनी भी संबंधित संस्थाएं हैं उनमें उनके नागरिकों के साथ या सामान्य मनुष्यों के साथ उनके क्या संबंध हैं, ये हम राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन करते हैं। दूसरी तरफ राजनीतिक सिद्धांत जो हैं वो जो हैं ऐसे सामान्य निष्कर्ष होते हैं, ऐसे सामान्य नियम होते हैं जो किसी भी राजनीतिक समस्या का हल प्रस्तुत करते हैं और उसके कारणों को स्पष्ट करते हैं। तो ये इन दोनों का अंतर है। हम यहाँ देख सकते हैं कि जो राजनीतिक विज्ञान है यानी कि पॉलिटिकल साइंस है, उसका जो स्कोप है वो ज़्यादा ब्रॉड है, यानी कि क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है वो, ये राजनीतिक सिद्धांत जो है पॉलिटिकल साइंस की ही उपशाखा है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप है, जो उसका क्षेत्र है, वो राजनीतिक सिद्धांत की बजाय ज़्यादा ब्रॉड है, व्यापक है। अब राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति या दृष्टिकोण अगर देखें, दृष्टिकोण कहते हैं कि विभिन्न विचारकों ने किस एंगल से, किस दृष्टि से किसी सच्चाई को देखा है। अब एक सच्चाई के अलग अलग एंगल हो सकते हैं। अगर मैं अपने हाथ पर 6 लिख देता हूँ अल्फ़ाबेट में और आपको दिखाता हूँ हाथ को, अपनी तरफ से तो मुझे 6 नज़र आएगा, लेकिन आपकी तरफ से वो 9 नज़र आएगा।
तो इसको हम दृष्टिकोण कह सकते हैं, क्योंकि आपके दृष्टिकोण से वो उल्टा नज़र आ रहा है और मेरे दृष्टिकोण से वो सीधा नज़र आ रहा है। तो ये दृष्टिकोण जो होते हैं किसी भी समस्या से डील करने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो सबसे पहला है प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण, दूसरा है परंपरागत दृष्टिकोण। हालांकि जो यूनानी है वो भी परंपरागत में ही एक किस्म से आ जाता है, लेकिन क्योंकि यूनान की एक अलग चिंतन रहा है तो उसको हमने अलग कर दिया है। तो पहला है प्राचीन यूनानी दृष्टिकोण, दूसरा है परंपरागत दृष्टिकोण और तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न व्यू। तो सबसे पहले हम यूनानी दृष्टिकोण करते हैं कि प्राचीन यूनानी नगर राज्य जो होते थे, छोटे छोटे राज्य होते थे। नगर राज्य, जब वर्ड ही नगर आ गया, सिटी स्टेट होते थे, यानी कि उनकी जनसंख्या भी कम होती थी और छोटे छोटे राज्य होते थे। तो इन नगर राज्यों में क्या था कि जो नागरिक होते थे वो वहाँ पर सार्वजनिक जीवन में भाग लेना अनिवार्य था, मतलब कंपलसरी था कि अगर आप सार्वजनिक जीवन में भाग ले रहे हो तो ही आपको नागरिक माना जाता था। और यूनान की अगर हम बात करें तो नागरिक वफादार तो थे, दास प्रथा का प्रचलन था वहाँ पर, और महिलाओं और विदेशियों को कम अधिकार मिले हुए थे। और जो भी नागरिक राजनीतिक कार्यों में भाग लेता था उसे ही नागरिक समझा जाता था। अब यूनानी राजनीतिक चिंतन की क्या विशेषताएं थी? पहली तो ये नगर राज्यों से संबंधित था, मतलब छोटे छोटे नगर राज्य थे, जनसंख्या बहुत कम थी। प्लेटो कहते हैं कि एक आदर्श नगर की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, वो 5040 कहते हैं। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है, वो उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से शायद सही रहा होगा, लेकिन वर्तमान में तो बहुत बड़े बड़े राष्ट्र राज्य होने लग गए हैं, लेकिन नगर राज्यों से संबंधित था, नंबर 1। नंबर 2, सार्वजनिक या राजनीतिक जीवन में भाग लेना सबके लिए ज़रूरी था। और ये जो नागरिक की परिभाषा थी, इसमें दासों को, स्त्रियों को या विदेशियों को नागरिक की परिभाषा से बाहर रखा गया था। ये उस समय में कुछ अलग ही कंसेप्ट रहा होगा, तो हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं। तीसरा, यूनानियों ने राज्य व समाज में कोई अंतर नहीं किया था। एक दूसरे के लिए राज्य और समाज वर्ड का प्रयोग जो थे वो करते थे, स्टेट और सोसाइटी में कोई अंतर नहीं करते थे। और अरस्तु ने तो मनुष्य को राजनीतिक व सामाजिक प्राणी मानकर कहा है कि जो व्यक्ति समाज के बिना, सोसाइटी के बिना रह सकता है, या तो वो देवता है, मतलब या तो देवता रह सकते हैं बिना सोसाइटी के, और या पशु रह सकते हैं बिना सोसाइटी के। अदरवाइज व्यक्ति जो है, एक सामान्य व्यक्ति बिना सोसाइटी के नहीं रह सकता। तो ये अरस्तु का मानना था। नंबर 4, यूनानी जो हैं आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं कि वो एक ऐसी सच्चाई की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं जिसमें सभी नैतिक गुण हों, और उससे वो लेस मात्र भी कम नहीं चाहते। हालांकि उनके समय का जो राज्य था वो उससे काफ़ी अलग था, लेकिन जो प्लेटो हैं वो दार्शनिक राजा का उन्होंने कंसेप्ट दिया और कहा कि राजा कैसा होगा, दार्शनिक होगा, उसके ऊपर नैतिक नियमों का, शिक्षा का कंट्रोल होगा, और वो जो है कर्तव्यपरायण होगा। और इस प्रकार से नागरिक भी ऐसे ही होंगे। उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि नागरिक कैसे होंगे, जो ड्यूटी को पूरा करेंगे, अपने अपने कर्तव्यों को, राज्य के प्रति कर्तव्यों को पूरा करेंगे। तो यूनानी चिंतन जो था क्या होना चाहिए पर जोर देता था, क्या है पर नहीं, के वर्तमान में कैसा राज्य है ऐसा न कर कर क्या होना चाहिए पर जोर देता था। इसके अलावा नंबर 5, यूनानी जो राजनीतिक चिंतन है उसमें राज्य को प्राकृतिक संस्था माना गया और कहा गया कि राज्य क्या है, संघों का भी संघ है, यानी कि सबसे बड़ा संघ है। और राज्य का उद्देश्य क्या है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना, कि जीवन को, सामाजिक जीवन को अच्छा बनाना, जितना भी जीवन को अच्छा बनाया जा सकता है, ये राज्यों का, ये जो है राज्य का उद्देश्य है। तो राज्य क्या है, संघों का भी संघ है। और इसके लिए जो इन्होंने वर्ड यूज़ किया यूनानियों ने, कोइनोनिया वर्ड इन्होंने यूज़ किया। नंबर 6 पे हम देखते हैं
कि यूनानी चिंतन में क्या हुआ कि सुकरात के समय से ही ये शुरू हो गया था, क्योंकि सुकरात जो थे सबसे पहले चिंतक के रूप में उनका नाम है। और उस समय में तर्क पर आधारित चिंतन था। अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक देखते हो तो उसमें चैप्टर फर्स्ट में कुछ इमेजेस दी हुई हैं, कुछ बॉक्स बनाए गए हैं, उसमें जो है ये तर्कवाद के आधार पर ही सत्य तक जाने का प्रयास किया गया है। तो तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का प्रयास उस समय में किया जाता था। और प्लेटो के समय में आदर्शवाद पर जोर दिया गया, लेकिन अरस्तु के समय में अगर हम देखें तो कुछ वैज्ञानिकतावाद आ गई थी, कुछ कंपैरेटिव एनालिसिस उन्होंने किया, जैसे कि 158 देशों के संविधान को उन्होंने अरेंज किया, मंगवाया या खुद गए, जैसे भी उस समय में उनको प्रयास रहे उनके। और इन 158 देशों के संविधानों को उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया। और ये जो तुलना होती है ये एक साइंटिफिक मेथड होता है। वैज्ञानिक विधि में क्या होता है कि सत्य तक पहुंचने का एक सिस्टमैटिक मेथड यूज़ किया जाता है, और तुलना भी उनमें से एक है। तो हम कह सकते हैं कि जो अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस का पितामह कहा गया है, फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस कहा गया, वो ठीक ही कहा गया, क्योंकि उस समय से उन्होंने एक तुलनात्मक अध्ययन जो थी उसका शुरुआत कर दिया था, वैज्ञानिकता की शुरुआत कर दी थी। और इसी कारण से राजनीति को उन्होंने मास्टर साइंस भी कहा, कि राजनीति क्या है, मास्टर साइंस है, सभी साइंस में मास्टर साइंस है, अव्वल दर्जे की है। तो आगे देखते हैं। तो ये हमने यूनानी दृष्टिकोण अपना पूरा कर लिया। अब अगला जो दृष्टिकोण है वो है परंपरागत दृष्टिकोण। परंपरागत मतलब जो परंपरागत रूप से, पुराने रूप से जो चलता आ रहा है। तो देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं हैं परंपरागत दृष्टिकोण की। तो नंबर 1 तो यह मुख्यतः वर्णनात्मक दृष्टिकोण है, मतलब इसमें कुछ व्याख्या या विश्लेषण नहीं किया गया किसी भी घटनाओं का, केवल वर्णन किया गया। जैसे अगर कोई एक व्यक्ति अपने स्कूल में जाता है और अगर उसको कुछ वर्णन करने के लिए कहा जाए कि वो स्कूल में कैसे जाता है, तो वो ये बताएगा कि वो किस माध्यम से स्कूल में गया है, कोई मोटरसाइकिल पे गया है या बस पे गया है, तो उसके बाद वो कितने बजे उसको बस मिली, कितने बजे वो स्कूल पहुंचा और कितने बजे उसने एंट्री ली। इस प्रकार से वर्णन कर सकता है उस घटना का। इसी प्रकार से अध्ययन ये परंपरागत तौर पर अध्ययन किए गए कि ये मुख्यात्मक वर्णनात्मक अध्ययन रहे। इसमें विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं का वर्णन तो किया गया, लेकिन व्याख्या और विश्लेषण नहीं किया गया उनका। तो नंबर 1 तो यही है इसकी विशेषता। नंबर 2, अपने समय की समस्याओं के समाधान का प्रयास करने वाले राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण हुआ। और इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर प्लेटो का एक एग्जाम्पल दिया है, तो वो भी प्राचीन समय में ही यूनान का है, लेकिन हम इसको परंपरागत में भी रख सकते हैं। तो प्लेटो ने यूनानी राज्यों में तकरार देखी, आपस में युद्ध देखा, और उसने कैसा सिद्धांत दे दिया कि इस युद्ध की जो समस्या का समाधान क्या होगा कि दार्शनिक राजा बना दिया जाए। अब वो चाहे तो किसी राजा को पकड़ के दार्शनिक बनाया जाए, और या फिर किसी दार्शनिक को ही ट्रेनिंग दे के उसकी शिक्षा व्यवस्था की अच्छी व्यवस्था करके उसको राजा नियुक्त किया जाए। और इटली की अगर बात करें हम, तो मैकियावेली के समय में इटली में क्योंकि कमज़ोर था राज्य, तो कानून व्यवस्था को बनाने के लिए एक ऐसे प्रिंस की ज़रूरत पड़ी, एक ऐसे राजा का उसने सिद्धांत दिया, मैकियावेली ने एक ऐसे प्रिंस के हाथ में दिया, और कि उसने ये कहा कि प्रिंस के लिए तो झूठ, कपट, चालाक साधनों का सहारा इत्यादि लेना भी उचित कहा उसने, कि अगर शांति की स्थापना उसको ऐसे करनी पड़े तो वो इन साधनों का भी सहारा ले सकता है। इसी प्रकार से इंग्लैंड में अराजकता को देखकर हॉब्स ने निरंकुश राजा, जिसको उसने लेवियाथन कहा, उसका सिद्धांत दिया कि राजा कैसा होगा, वो निरंकुश होगा, उसके ऊपर किसी का अंकुश नहीं होगा, और वो विभिन्न जो अराजकता पूर्ण परिस्थितियां हैं उनको दूर करने के लिए किसी भी प्रकार से किसी को उत्तरदायी नहीं होगा, और वो शांति की स्थापना करेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग जो अपने समय की जो समस्याएं थी उनको दूर करने के लिए अलग अलग प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण परंपरागत में किया गया। अब तीसरा जो इसकी विशेषता है परंपरागत की, कि जो परंपरागत चिंतन है वो नैतिकता के आसपास घूमता है, दर्शन के आसपास, धर्म के आसपास,
इनके आसपास घूमता है। मतलब इसमें कुछ ऐसे नैतिक मूल्यों का वर्णन किया गया है जिनसे जो इस समय के सिद्धांत शास्त्री थे बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब वो कहते थे कि 100% ऐसा ही होना चाहिए राज्य, या 100% ऐसा ही राजा दार्शनिक होना चाहिए। तो इसी प्रकार से दर्शन के नज़दीक है। दर्शन हम किसे कहते हैं? फिलोसफी को दर्शन कहते हैं। फिलोसफी मतलब सत्य तक पहुंचने की कोई भी जो मार्ग है उसको हम फिलोसफी कहते हैं। और धर्म, धर्म आपको पता ही है कि आजकल में विभिन्न धर्मों का प्रभाव है और उस समय में भी धर्मों का प्रभाव रहा होगा। तो ये चिंतन जो था परंपरागत नैतिकता, दर्शन और धर्म के प्रभाव में रहा। और उस समय में मध्य युग में ईसाई धर्म का ज़्यादा चलन था और उस काल में राज्य और चर्च में आपस में विवाद चलता रहता था। राजा कहता था कि मेरी पावर ज़्यादा है, और चर्च यानी कि जो भगवान की पावर कुछ लोग ज़्यादा मानते थे, जो समाज था, जो चर्च थे वो भगवान की पावर को ज़्यादा मानते थे और कहते थे कि हम भगवान के भेजे हुए जो हैं नुमाइंदे हैं। तो इस प्रकार से राज्य व चर्च में कुछ विवाद चलता रहता था। और संत एक्विनोस जो थे उन्होंने धर्म को राज्य से श्रेष्ठ माना था। तो ये उस समय में तीसरा जो इसकी विशेषता है कि चिंतन पर या जो सिद्धांत पर जो था किसका असर था? नैतिकता का, दर्शन का और धर्म का, इन तीन चीज़ों का असर था। अगर हम चौथी विशेषता इसकी देखें तो अध्ययन या चिंतन या राजनीतिक सिद्धांतों का जो क्षेत्र था मुख्यतः आदर्शात्मकता से बधा रहा। आइडियल एक सोच को लेकर सिद्धांतों का निर्माण किया गया। जैसे प्लेटो जब कहते हैं कि एक राजा, आदर्श राजा ही इस प्रकार की अराजकता से दुनिया को या उनके नगर को छुटकारा दिला सकता है, तो उन्होंने आदर्श राजा का सिद्धांत दिया। और वो उसमें बिल्कुल भी जरा सी भी उसकी जो कंडीशंस थी कि आदर्श राजा कैसा बनेगा, किस प्रकार की उसकी शिक्षा होगी, किस प्रकार का उसका सामाजिक जीवन रहेगा, या उसको परिवार भी रखने की उसकी इजाज़त नहीं होगी, उसको संपत्ति भी रखने की उसको इजाज़त नहीं होगी। तो इनसे जो प्लेटो है लेस मात्र भी कम नहीं होना चाहते और वो 100% ये मानते हैं कि आदर्श राजा होगा तो आदर्श राजा के उसमें पूरे गुण होने चाहिए। इसी प्रकार से रूसों ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। और एक तो ये आदर्शात्मकता से ये चिंतन उस समय में बंधा रहा जो परंपरागत चिंतन था। और जो अनुभविक अध्ययन हुए वो तो कुछ ही विचारक थे, जैसे अरस्तु था, उस समय से थोड़ी सी शुरुआत उसको आप मान सकते हो। अन्यथा ज़्यादातर इस प्राचीन जितने भी सिद्धांत शास्त्री थे उन्होंने आदर्शात्मकता पर ही ज़्यादातर जोर रखा, यानी कि आइडियल सोच ज़्यादा रखी। जो एम्पेरिकल या अनुभविक सोच थी वो उनकी नहीं थी। और ये अरस्तु में कुछ इसके लक्षण कुछ मिलते हैं साइंटिफिक और अनुभविक के, जब उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन किया था विभिन्न देशों के संविधानों का। पांचवा पॉइंट जो है, उस समय में मुख्यतः कानूनी, औपचारिक और संस्थागत अध्ययन किए गए। यानी कि अध्ययन कैसे हुए? कानूनी के विभिन्न कानून कैसे बनते हैं, कैसे बनना चाहिए, या कौन सी संस्था कानून को बनाएगी। औपचारिक होते हैं, जैसा एक आप कोई फॉर्म भरते हो और उसमें औपचारिक रूप से आपको किसी संस्था के हेड का नाम या मतलब अपना डिटेल वगैरह देनी पड़ती है, तो आप उसको औपचारिक कह सकते हो। अनौपचारिक जो होता है वो फॉर्मल के अलावा नॉन फॉर्मल को हम अनौपचारिक कहते हैं। और संस्थागत अध्ययन यानी कि विभिन्न प्रकार की संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं जैसे कि कार्यपालिका होगी, न्यायपालिका होगी, विधानपालिका होगी, इस प्रकार के अध्ययन को संस्थागत अध्ययन हम कह सकते हैं। तो मुख्यतः कैसे अध्ययन हुए पुराने समय में? कानूनी, औपचारिक व संस्थागत अध्ययन किए गए। आगे देखते हैं। और जो अनौपचारिक चीज़ें हैं उनका, अनौपचारिक जो तत्व हैं उनका अध्ययन नहीं किया गया। जैसे कि वर्तमान में जो अध्ययन हो रहे हैं आधुनिक काल में, वो दबाव समूहों के अध्ययन हैं, मानवाधिकार के अध्ययन हैं, पर्यावरण सुरक्षा के अध्ययन हैं, स्वास्थ्य समस्याओं के अध्ययन हैं, जो अनौपचारिक हैं, यानी कि इनका राज्य से इतना ज़्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं है। उस समय में जो औपचारिक अध्ययन हुए, जो ज़्यादातर राज्य से डायरेक्ट लिंक के जितने भी अध्ययन हुए, वो अध्ययन को औपचारिक अध्ययन कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। अब हम इसको देखते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं। पहली है कि ये जो आधुनिक राजनीतिक
सिद्धांत है थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है काफ़ी, और अनुभविक पद्धति पर ये जोर देता है, एम्पिरिकल मेथड पर। मतलब किसी भी घटना को अनुभव करके और उसको वैज्ञानिकता के आधार पर उसके कारणों का पता लगाना, इसको अनुभविक और वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं। आगे देखते हैं कि आधुनिक काल में क्या हुआ कि इसमें दो काल आए जिनको हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में बांट सकते हैं। और जो व्यवहारवाद आया उसमें ये कहा गया, मतलब एक समय लगा के चलो आपके व्यवहारवाद एक कुछ समय को आप व्यवहारवाद मान के चल सकते हो, उस समय में जो घटनाएं हुई उसको व्यवहारवाद मान सकते हो, ठीक है। तो हम देखते हैं व्यवहारवाद में क्या हुआ। इसमें तथ्यों व आंकड़ों पर जोर दिया गया, यानी कि डाटा, कि भाई अगर कोई घटना होती है तो उसका डाटा जो है वो मुख्य चीज़ है, यानी कि डाटा पर जोर दिया गया, ना कि कोई उसके बारे में कोई मनगढ़ंत कोई उसका कारण जानने का प्रयास करना या कोई आदर्शवाद के आधार पर उसका कारण जानने का प्रयास करना। जो डाटा कहता है, जो प्रूफ कहते हैं, तो वो प्रूफ और डाटा पर जोर दिया गया इस समय में। लेकिन जो परंपरागत सिद्धांत शास्त्री थे उनके प्रति इसका असंतोष इसलिए था क्योंकि जो परंपरागत थे वो आदर्श पर जोर देते थे, विदाउट डाटा भी कई बार काम कर जाते थे परंपरागत सिद्धांत शास्त्री। लेकिन व्यवहारवाद में क्या कहा कि भाई डाटा प्रमुख है, यानी कि जो प्रूफ है किसी भी घटना का, जो सबूत हैं उसके, वो प्रमुख चीज़ है, उन्हीं के आधार पर हम उस घटना के कारण और उसका सलूशन ढूंढेंगे। तो ये व्यवहारवाद में कहा गया। उसके बाद उत्तर व्यवहारवाद आया, क्योंकि व्यवहारवाद में क्या, किसी घटना के डाटा पर जोर दिया गया। और इसको जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है, ये एक सामाजिक विज्ञान है, इसको भी प्योर साइंस की तरह बनाने का प्रयास व्यवहारवाद में हुआ कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी है वो प्योर साइंस कही जाती है, तो उसकी तरह से ही पॉलिटिकल साइंस को भी व्यवहारवाद में शुद्ध विज्ञान बनाने का प्रयास किया गया और इसमें डाटा कलेक्शन पर ज़्यादा जोर दिया गया। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद की अगर हम बात करें तो उत्तर व्यवहारवाद में, क्योंकि पहले व्यवहारवाद में हमने मूल्यों और डाटा पर ज़्यादा जोर देकर और मूल्यों की विहीनता पर जोर दिया था, मतलब मूल्य नहीं होने चाहिए। व्यवहारवाद में ये कहा था कि हम मूल्यों को कोई स्थान नहीं देंगे। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में ये कहा गया कि डाटा इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और मूल्य भी इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिना मूल्य के अगर राजनीति हो गई तो बिना मूल्य के राजनीति जो है वो नुकसानदायक हो जाएगी। और आप रिसर्च करते समय या सिद्धांत बनाते समय जो आपके पर्सनल मूल्य हैं उनको छोड़कर अगर कोई आप अच्छे मूल्य अपनी रिसर्च में शामिल करना चाहें समाज हित में, तो उन मूल्यों को आप शामिल कर सकते हो। तो इस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद में मूल्यों की पुनर्स्थापना पर बल दिया गया। व्यवहारवाद में मूल्य जो थे उनको कोई बल नहीं दिया गया, केवल आंकड़ों पर या तथ्यों पर, फैक्ट पर और डाटा पर बल दिया गया था। तो ये दो एक काल रहे हैं जिनको व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। आगे देखते हैं कि आधुनिक में सेकंड इसकी पर जो विशेषता क्या है। लॉसवेल व मेरियम ने शक्ति सिद्धांत की पुष्टि की, मतलब ये एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये आधुनिक में क्या क्या सिद्धांत के विभिन्न प्रकार के बनाए गए। कि लॉसवेल और मेरियम ने शक्ति सिद्धांत की पुष्टि की, पावर थ्योरी जो थी। मोस्का, मिशेल्स व प्रेटो ने राजनीतिक अभिजन सिद्धांत दिया, मतलब इन्होंने एलिट्स थ्योरी दी, पॉलिटिकल एलिट्स थ्योरी। अब ये एलिट्स क्या होते हैं इनके बारे में आप धीरे धीरे पढ़ोगे, ये आगे स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। डेविड ईस्टन ने अपनी बुक जो लिखी वो पॉलिटिकल सिस्टम लिखी। यहाँ पर ये थोड़ा सा बताना ज़रूरी हो जाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में क्या बताया डेविड ईस्टन ने। इन्होंने बताया कि कोई भी एक जनरलाइज थ्योरी दी, सामान्य थ्योरी के अगर हम राजनीतिक व्यवस्थाओं को देखें तो उसमें क्या क्या होता है, सभी प्रकार की, चाहे हमारे इंडिया की हो या किसी दूसरे देश की हो, राजनीतिक व्यवस्था में होता क्या है कि उसमें निर्णय निर्माण प्रक्रिया होती है। निर्णय निर्माण प्रक्रिया मतलब आप इसको ले सकते हो कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम ये कह सकते हैं कि निर्णय निर्माण प्रक्रिया है। इसमें क्या क्या होता है कि पहले कुछ इनपुट्स आते हैं। इनपुट्स मतलब जैसे जनता
कोई कानून निर्माण की ज़रूरत पड़ती है तो जनता सरकार को कहती है कि इसके बारे में ये कानून बनाना ज़रूरी है ना। तो जनता कहती है, सरकार खुद नहीं, इनपुट लेती है जनता से, और उस इनपुट को एक सिस्टमेटिक ढंग से छान कर, यानी कि उसमें से जो जायज़ इनपुट है, ये तो नहीं है कि भाई हर एक जनता की मांग पे कानून बना दिया जाए, जो जायज़ मांग है, जो कानून सम्मत है, उस मांग को प्रोसेस करके फिर उसको आउटपुट के रूप में, यानी कि निर्गत के रूप में बाहर कानून की फॉर्म में बना दिया जाता है और उसको लागू कर दिया जाता है। और फिर से उसको जनता के ऊपर जब लागू करते हैं तो फिर से जनता की फीडबैक ली जाती है और उस फीडबैक को दोबारा से इनपुट के फॉर्म में उस कानून में लेकर संशोधन भी किए जा सकते हैं। और इस प्रकार से ये इनपुट आउटपुट अप्रोच जो है किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसमें चलती रहती है। और इस प्रकार का जो ये सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जो दिया था, इसको व्यवस्था सिद्धांत कहा गया। और ये किसने दिया? डेविड ईस्टन ने दिया। और उसकी बुक, उनकी बुक का क्या नाम था? द पॉलिटिकल सिस्टम, व्यवस्था सिद्धांत। और इस प्रकार व्यवहारवादियों में डहल, ईस्टन व पावेल शामिल हुए। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर। और मूल्यों को पुनः अपनाने वालों में कार्ल पॉपर व जॉन रॉल्स का उल्लेखनीय योगदान रहा। ये जो आपने देखा है ऊपर, जो मैं व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद की बात कर रहा था, ये वहाँ पर ये एग्जाम्पल आप ऊपर भी लिख सकते हो इसको, कि व्यवहारवादियों में अगर आप किसी राजनीतिक सिद्धांत शास्त्री का नाम देना चाहें तो डहल, ईस्टन और पावेल। और जो मूल्य को पुनः अपनाने वालों में थे, यानी कि उत्तर व्यवहारवादियों में, उनमें कार्ल पॉपर व जॉन रॉल्स का नाम आप दे सकते हो। ठीक है। और मुख्य विशेषताएं अब एक बार फिर से देखते हैं कि विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया, संस्थाओं में व्यक्ति के व्यवहार पर जोर दिया गया कि व्यक्ति का व्यवहार समझा जाए, उस पर जोर दिया गया। ईस्टन, डहल, वेबर व आमंड इत्यादि ने विश्लेषणात्मक अध्ययन करके कई सिद्धांत दिए। दूसरा, अनुभविक अध्ययन पर जोर दिया गया, एम्पिरिकल रिसर्च, अनुभव के आधार पर। अब अनुभव के आधार पर कैसे रिसर्च हो सकती है? जैसे आप देखते हो कि चुनाव के रिजल्ट आने से पहले कुछ एग्जिट पोल किए जाते हैं और कुछ डाटा लेकर और उस डाटा का विश्लेषण करके और उसके आधार पर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि आने वाले टाइम में किस पार्टी की जीत होगी। तो ये इस तरह से ये जो अनुभव के आधार पर रिसर्च की जाती है, इसके आधार पर भी सिद्धांत बनाए जा सकते हैं। तो उस समय में अनुभविक अध्ययन पर वर्तमान में जोर दिया जाता है। जैसे साक्षात्कार, यानी कि इंटरव्यू वगैरह टेक्निक का इस्तेमाल करके हम ये जान सकते हैं कि किसी घटना का क्या कारण रहा है और क्या उसके परिणाम रहेंगे। तो इस प्रकार से अनुभविक अध्ययन पर बल दिया गया, एम्पिरिकल पर। आधुनिक की बात हो रही है ये। तीसरा है, अनौपचारिक कारकों का भी अध्ययन किया गया, औपचारिक नहीं। औपचारिक कारक क्या होते हैं कि जैसे कि हम राजनीति में अगर अध्ययन करें तो औपचारिक रूप से अध्ययन हो गया विधानपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का। लेकिन अनौपचारिक अध्ययन क्या हो गए कि राजनीति में दबाव समूहों का भी महत्व होता है, मतदान व्यवहार का भी, महिलाओं के अधिकारों का भी महत्व है, राजनीतिक दलों का भी है, जनसेवकों का, मानव या महिला अधिकारों का, आतंकवाद और पर्यावरण के मुद्दे भी राजनीति को प्रभावित करते हैं, युद्ध और शांति भी राजनीति को प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से ये जो अनौपचारिक मुद्दे हैं, इन पर भी रिसर्च आधुनिक समय में हो रही है और आधुनिक समय में इन पर भी सिद्धांत बनाए जा रहे हैं। मतलब अब राजनीतिक सिद्धांत जो है केवल औपचारिक चीज़ों तक सीमित नहीं रह गया है कि राज्य और राज्य की संबंधित व्यवस्थाओं का अध्ययन कर लिया सिर्फ। अब अनौपचारिक चीज़ें जो राज्य से जिनका दूर का संबंध है उनके भी अध्ययन होने लग गए हैं। यहाँ तक कि जो आतंकवाद है, देखो ये वर्ड जो है राज्य से कोई इसका डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन इनका भी अध्ययन किया जाता है कि क्या कारण हैं, जो जिम्मेदार हैं जो इस चीज़ के, किस इस व्यवस्था में जो गलत तरीके से परिवर्तन चाहते हैं, इसको कैसे दूर किया जाए। तो अगर इस प्रकार का कोई अध्ययन होता है तो उसको हम अनौपचारिक अध्ययन कहेंगे। इसके अलावा व्यवहारवाद में राजनीतिक शास्त्र को विज्ञान बनाने का प्रयास किए गए। मतलब जब मैंने कहा कि व्यवहारवाद में तथ्यों पर, फैक्ट्स पर और आंकड़ों पर, डाटा पर जोर दिया गया, तो और उन्होंने कहा कि भाई हम तो साइंटिफिक बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि कोई भी प्योर साइंस होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, अब उसमें
कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है H2+O=H2O, अब वो उसको प्रमाणित करते हैं और उसको फैक्ट बेस पे या उसको डाटा के बेस पे प्रमाणित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उत्तर व्यवहारवाद में ये साबित हो गया कि भाई ये पॉलिटिकल साइंस जो है ये एक राजनीतिक विज्ञान जो है कि ये समाज विज्ञान है, और समाज में क्योंकि मनुष्य का मन जो है वो बदलता रहता है, और इस कारण से हम पूरी तरह से जो है इसके जो निष्कर्ष हैं वो पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं हो सकते। तो समाज विज्ञानों के जो निष्कर्ष हैं वो थोड़ा सा एक्यूरेसी में उनकी प्योर साइंस से अगर हम कंपैरिजन करें तो उतने एक्यूरेट इसके निष्कर्ष नहीं होते, लेकिन इस आधार पर हम इसको ये नहीं मान सकते कि ये साइंस नहीं है। तो उत्तर व्यवहारवादियों ने क्या किया कि जो उस समय में व्यवहारवाद में मूल्य ख़त्म हो गए थे और राजनीति में कुछ बुराइयां आ गई थी, तो उन्होंने दोबारा से मूल्यों को लाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये मूल्य कैसे होने चाहिए, ये व्यक्तिगत मूल्य नहीं होने चाहिए, ये सामाजिक हो सकते हैं, व्यक्तिगत नहीं हो सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कहा गया उत्तर व्यवहारवाद में कि जो प्योर साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, उनकी भांति राजनीतिक शास्त्र को नहीं बनाया जा सकता। ये एक सामाजिक विज्ञान है और सामाजिक विज्ञान में जो है उतनी जो इसके रिजल्ट्स हैं उतने एक्यूरेट नहीं हो सकते जितना कि एक प्योर साइंस के रिजल्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को देखो तो उसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं अपनी लैब्स वगैरह में, जबकि पॉलिटिकल साइंस जो है इसका जो व्यापक क्षेत्र है ये पूरा समाज है, इसमें आप कहीं पर भी कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ उसमें इन्वायरमेंट का रोल रहता है, बाहर की सराउंडिंग्स का रोल उसमें होता है, और यहाँ तक कि मनुष्य भी जो है जो राजनीतिक विज्ञान का एक मूल विषय है मनुष्य, उसकी खुद की भी जो सोच है वो निरंतर बदलती रहती है। और इस वजह से हमारी जो पॉलिटिकल साइंस है इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, राजनीतिक सिद्धांतों के जो रिजल्ट्स होते हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं हो पाते। पांचवा जो है इसमें अध्ययन की अंतःशास्त्रीय पद्धति पर जोर दिया गया। अंतःशास्त्रीय पद्धति क्या कहते हैं कि जैसे हम जब विभिन्न सब्जेक्ट्स का अध्ययन करते हैं तो हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को अलग अलग नहीं समझ सकते। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में आप एग्जांपल दो, अगर मैं आपको कहता हूँ कि आप यूएसए की बात अगर मैं कोई करता हूँ तो आपको यूएसए का जो मैप है उसका ज्ञान होना ज़रूरी है कि वो कहाँ पर है पूरे मैप में, विश्व के राजनीतिक मानचित्र में यूएसए है कहाँ। अगर आपको उसका ज्ञान नहीं होगा, यानी कि अगर आपको ज्योग्राफी का ज्ञान नहीं होगा तो आप पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकते। इसी प्रकार से ज्योग्राफी में अगर आपको पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान नहीं होगा तो आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ सकते। यानी कि अंतःशास्त्रीय विभिन्न सब्जेक्ट्स के बीच में लिंक पर जोर दिया गया। तो इस समय में अध्ययन कैसा हुआ, अंतःशास्त्रीय अध्ययन हुआ कि आप जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स का अलग अलग से अध्ययन नहीं कर सकते, एक दूसरे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इस समय में अंतःशास्त्रीय पद्धति पर जोर दिया गया। आगे देखते हैं। तो समाज की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का भी अध्ययन जरूरी है। इसके अलावा राज्य के अध्ययन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय तत्वों का भी अध्ययन जरूरी है। वैश्वीकरण का, अंतर्राष्ट्रीय कानून का, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्व अर्थव्यवस्था आदि का अध्ययन जरूरी है। ये वही बात आ गई कि आप जो है अध्ययन को एक जगह रोक के नहीं रख सकते, उसको मतलब जो है आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में आता है सबका सब। तो यहाँ तक हम इस वीडियो को रखते हैं। आगे पार्ट 3 में बाकी का ये कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा समझने का ज़्यादा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा मैं 3 भाग में आपके लिए बनाऊँगा, और यहाँ से समकालीन राजनीतिक सिद्धांत से आगे पार्ट 3 में इसका पूरा कर दिया जाएगा। थैंक यू।